नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सॉइल साइंस की। और सॉइल साइंस में आज आपका हम नया टॉपिक लेने वाले हैं, क्योंकि पहले हमने लगभग 4 क्लासें कंप्लीट कर ली है। उनमें हमने बेसिक जितने भी आपके स्टार्टिंग के टॉपिक थे वो हमने कवर किया है। आज हम बीच में से एक टॉपिक उठा रहे हैं जिसको हम मुख्य रूप से सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज के रूप में जानते हैं कि ये है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताती है सॉइल में, चाहे सॉइल टेक्सचर हो, स्ट्रक्चर हो, कंसिस्टेंसी हो, बल्क डेंसिटी हो, पार्टिकल डेंसिटी हो, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिसिटी हो, इन सभी की चर्चा हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। यानी कि मेन जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो सॉइल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो रहेगा। और उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सॉइल टेक्सचर से। किससे स्टार्ट करेंगे? सॉइल टेक्सचर से। तो दिवाली आराम से मना ली होगी, छुट्टियां आपने एंजॉय की होगी, और अब वापस आप स्टडी पे आ जाओ और स्टडी ध्यान से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहता है उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक दो बेसिक चीजें समझ लेते हैं जो हमारे इस टॉपिक के लिए जरूरी है। जैसे जब हम सॉइल टेक्सचर की बात करते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सॉइल टेक्सचर से संबंधित चीजों में हम ये कहते हैं कि यदि सॉइल टेक्सचर को स्टडी करना है तो पहले सॉइल पार्टिकल्स को स्टडी करो। यानी कि सॉइल के जो सेपरेट्स हैं, जिन्हें पार्टिकल्स भी कहते हैं, जिन्हें प्राइमरी पार्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सॉइल सेपरेट्स भी बोलते हैं। इसके अलावा और भी नाम मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे नाम होते हैं इसके, लेकिन मुख्य रूप से यही आपको बोला जाता है कि प्राइमरी पार्टिकल या सॉइल सेपरेट्स जिनको कहते हैं। अभी सीखेंगे भाई प्राइमरी पार्टिकल्स कौन से हैं और सेकेंडरी पार्टिकल्स कौन से हैं, दोनों में क्या अंतर होता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। सोइल जो टेक्सचर है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले एक बार इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। टेक्सचर का मतलब होता है कणाकार, हिंदी में इसको कणाकार बोलते हैं। सोइल टेक्सचर का सीधा सा संबंध ये है कि ये प्रोपोर्शन को बताता है। किसके प्रोपोर्शन को? एक तो सैंड, सिल्ट और क्ले, तीन मुख्य पार्टिकल होते हैं सैंड में। जो अपनी सोइल होती है उसमें तीन मुख्य पार्टिकल होते हैं, सैंड होती है, सिल्ट होती है और क्ले होती है, जिन्हें हम इन्हीं को हम प्राइमरी पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इनके प्रोपोर्शन को, यानी कि इनका जो कहने का मतलब जो परसेंटेज है, मान लो सैंड किसी सॉइल में 50% है, 30% उसमें सिल्ट है और 20% उसमें क्या है? क्ले है। तो इन तीनों के जो प्रोपोर्शन है, इनका जो परसेंटेज वाइज पोर्शन है, उसी को बताने का काम कौन करता है? सॉइल टेक्सचर बताता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा जिसकी मात्रा होती है उस हिसाब से उस टेक्सचर क्लास का नाम निकाल दिया जाता है। जैसे हम कहें कि यदि यहां पर हम इस कंडीशन में बात करें तो हम इसको सैंडी सॉइल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सैंडी सॉइल, क्योंकि यहाँ सैंड क्या है? लगभग 50% है और इन दोनों से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें सैंड सबसे ज्यादा है, तो ये सैंड से मिलती जुलती कैसा है? टेक्सचर है, इसलिए इसको सैंडी टेक्सचर बोल देते हैं, या सैंडी सॉइल डायरेक्टली कहते हैं, इसको सैंडी सॉइल बोल सकते हैं। आगे बात समझ में? इस प्रकार की चीजें होती है और इसी को हम क्या बोलते हैं? टेक्सचर बोलते हैं। जब हम क्लास और आगे बढ़ाएंगे तो हम दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा सॉइल स्ट्रक्चर। कौन सा रहेगा? सॉइल स्ट्रक्चर। उसमें और इसमें सीधा सा एक ही अंतर है। यहां पर हम बात करते हैं प्रपोर्शन की, यानी कि तीनों के पोर्शन की बात करते हैं कि कौन सा पार्टिकल कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, कितनी परसेंटेज है उसकी, ठीक है। जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि इन्हीं कणों का क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। एक फिक्स अरेंजमेंट में वो जमा हो जाते हैं, उसके बाद में एक संरचना बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। तो उसकी भी हम बात करेंगे, दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो सैंड, सिल्ट और क्ले हैं, इनको हम मुख्य रूप से सॉइल सेपरेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉइल सेपरेट्स, या इन्हीं को हम बोलते हैं प्राइमरी पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी पार्टिकल्स। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। प्राइमरी पार्टिकल और सेकेंडरी पार्टिकल दो प्रकार के कण होते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, जो हमारी सॉइल होती है उसमें। अब दोनों में क्या अंतर है वो सीखते हैं। जो सबसे छोटे वाले कण होते हैं और जिनको हम ये कहते हैं कि मैकेनिकल एनालिसिस द्वारा अलग किया जाता है, क्योंकि मिट्टी के कण क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से नहीं रहते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और ग्रुप बनाकर रहते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर रहते हैं। तो जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं उनको हम एग्रीगेट्स या सेकेंडरी पार्टिकल्स बोलते हैं। और जो बिल्कुल सबसे छोटा है, जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते या जो आगे नहीं टूटते हैं, वो कण क्या होते हैं? मेन कण होते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी पार्टिकल क्या होते हैं? प्राइमरी पार्टिकल जैसे उदाहरण के लिए सैंड, सबसे मोटे वाले कण सैंड होते हैं,
उससे छोटे वाले कण सिल्ट होते हैं और सबसे छोटे वाले कण क्या होते हैं, क्ले होते हैं। और इन्हीं सबका मिला जुला रूप सेकेंडरी पार्टिकल्स होता है। मिला जुला रूप कैसे, जैसे मान लो बहुत सारे कण ऐसे छोटा सा एक गुच्छा बना लिया उन्होंने, एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स ही क्या होते हैं, सेकेंडरी पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। क्योंकि हम ये कहते हैं कि फ्रीली जो प्राइमरी पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली नहीं पाए जाते, खुद फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं मिट्टी में, ये क्या करते हैं, ग्रुप बनाकर रहते हैं। ठीक है, आपको सैंड के कण फ्रीली मिल जाएंगे, सैंड आपको मिल जाएगी, लेकिन सिल्ट और क्ले के कण हमेशा ग्रुप में ही रहते हैं, ये कभी भी आपको अकेले नजर नहीं आएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स के रूप में नजर आएंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे इनके, और इन्हीं ग्रुप्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी पार्टिकल्स, इन्हीं को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क होता है, सेकेंडरी पार्टिकल क्या होते हैं और प्राइमरी पार्टिकल क्या होते हैं। ये जो सेकेंडरी पार्टिकल होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं सॉइल एग्रीगेट्स। क्या बोलते हैं, सॉइल एग्रीगेट्स, जिनकी भी हम आगे बात करेंगे। अब आ जाओ, अब जो तीनों कण है इन तीनों कणों का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं एक बार। जो प्राइमरी पार्टिकल्स है उनको किस प्रकार से बांटा गया है उसकी बात हम कर लेते हैं। तो जो सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल सोइल साइंस है, यानी कि जो ISSS जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, उसके हिसाब से एक क्लासिफिकेशन दे रखा है। ये हम क्लासिफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं, पहली बात तो हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन जो प्राइमरी पार्टिकल्स है उनका पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमरी पार्टिकल्स जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं, जो सैंड, सिल्ट और क्ले तीन मुख्य कण होते हैं, उन्हीं का क्लासिफिकेशन कैसे, जो उनकी साइज है उस हिसाब से, साइज के हिसाब से किस प्रकार से अलग अलग बांटा गया है, कौन से कण बड़े होते हैं कौन से छोटे होते हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। ये बेस किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन ISSS का मतलब यहाँ है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस। ठीक है, इसके हिसाब से इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस ने जो पार्टिकल्स है उनको 4 ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया, जिसके हम चर्चा करने वाले हैं। अब किस प्रकार से बांटा है, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जो 2 mm से ऊपर वाले कण होते हैं उनको कभी भी सोइल साइंटिस्ट सोइल पार्टिकल्स नहीं मानते हैं। पहली बात तो यह ध्यान रखना, 2 mm से ऊपर वाले कण है, यानी कि 2 माइक्रोमीटर के ऊपर वाले जो कण है उनको कभी भी क्या नहीं माना जाता है, सोइल के कण नहीं माना जाता है, उनको मिट्टी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो उससे ऊपर वाले कणों को तो हम ग्रेवल बोल देंगे या पेबल्स बोल देंगे। ठीक है, जो एक तरह से कंकड़ पत्थर की तरह है। ठीक है, तो वो हमारे काम के नहीं है। तो 2 mm से ऊपर वालों को हटाने के बाद में हमारे जो कण आते हैं जिन्हें हम कहते हैं भाई कोर्सर सैंड, क्या बोलेंगे, कोर्स सैंड। इसका जो आकार आपको देखने को मिलेगा ये 2 mm से लेकर, इसका आकार आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 mm से लेकर 0.2 mm तक देखने को मिलेगा। ठीक है, ये किसका होगा, कोर्सर सैंड का होगा। इसके बाद में आ जाओ, इसके बाद में हम कहते हैं फाइन सैंड, यानी कि इससे छोटे वाले कण, और ये आपको देखने को मिलेंगे 0.2 mm से लेकर 0.02 mm तक। ठीक है, इसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे सिल्ट के कण, किसके, सिल्ट के कण, ये भी एक पार्टिकल है, और ये पार्टिकल की जो रेंज रहेगी वो 0.02 mm से लेकर 0.002 mm। ठीक है, 0.002 mm। और लास्ट में जो आपके बच जाते हैं वो होते हैं क्ले के पार्टिकल, और क्ले के पार्टिकल्स की बात करें तो 0.002 mm से छोटे वाले जो कण होते हैं इन्हें हम बोलते हैं क्ले के पार्टिकल। यानी कि सबसे छोटे वाले कण कौन से हुए, क्ले के, और सबसे बड़े वाले जो कण होते हैं उन्हें हम कोर्सर सैंड या मोटी बालू बोलते हैं इनको। ठीक है, बालू के रूप में। तो ये मुख्य रूप से सैंडी सॉइल्स होती है जहां पर सैंड ज्यादा पाई जाती है, यानी कि मरुस्थलीय मृदाएं होती है वहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। ये आपको काली मिट्टी में जहां पर पानी अधिक होता है वहां पर देखने को मिलते हैं छोटे वाले कण। तो ये होता है क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से सोइल सेपरेट्स का या सोइल पार्टिकल्स का, जो किसके अनुसार है, ISSS के अनुसार है। ठीक है, इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन और देखने को मिलेगा आपको,
वो क्लासिफिकेशन रहेगा जो नॉर्मली हम कहते हैं तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये मुख्य क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक और क्लासिफिकेशन है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसमें जो तीन कण आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो यदि हम इन दोनों को मिला दे, कोर्सर सैंड को और फाइन सैंड को, इन दोनों को मिला दे तो इनको हम सैंड बोल सकते हैं। सैंड के कण है यहां से लेकर यहां तक की रेंज के, उसके बाद में सिल्ट के कण है, उसके बाद में क्ले के कण है। यानी कि ये तीन इंपॉर्टेंट कण है जो मिट्टी में पाए जाते हैं और यही हमारे प्राइमरी पार्टिकल के रूप में होते हैं। यदि हम सैंड के कण की बात करें तो हम ये कहेंगे 2 mm से लेकर 0.02 mm के बीच में होते हैं। यानी कि सैंड की रेंज आपको पूछ ले, ऐसे ना देख कि कोर्सर सैंड क्या है, फाइन सैंड क्या है, ये ना देकर वो सीधा सीधा पूछ सकता है कि सैंड क्या है, यानी कि सैंड की रेंज क्या होती है, जो सैंड कण है उनकी रेंज क्या होती है, तो 2 से लेकर 0.2 mm के बीच में होती है। और एक बात ये ध्यान रखना है आपको कि यदि 2 mm से ऊपर वाले कण आपको कहीं पे दिखाई देते हैं तो इनको आपको मानना है ग्रेवल। क्या मानना है, ये तो कंकड़ है जो सोइल नहीं है, मिट्टी नहीं मानी जाती है। वो ऊपर वाले कण होते हैं जिनको हम मुख्य रूप से ग्रेवल बोलते हैं। ये आपको अलग से ध्यान रखना है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। यहां से स्टार्ट करेंगे हम 2 mm से और लास्ट तक 0.02 mm से नीचे के कणों तक जाएंगे। ये हमारा मुख्य क्लासिफिकेशन होता है और इसी के आधार पर हम आगे टेक्सचर भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है कि मुख्य रूप से जो टेक्सचर क्लास है वो किस प्रकार से बांटी गई है। ये हमारे मुख्य रूप से पार्टिकल्स है और पार्टिकल से मिलकर ही आगे क्या बनते हैं, टेक्सचर क्लासेज बनती है। तो उसकी बात करते हैं। दूसरी जो चीज होती है वो होती है टेक्सचर क्लासेज। क्या होती है, टेक्सचर क्लास। अब देखो वैसे तो टेक्सचर क्लास 9-10 के समथिंग होती है, यानी कि लगभग 9 टेक्सचर क्लासेज होती है, लेकिन आपको इतनी नहीं ध्यान रखनी है। आपको सीधा सीधा एक चीज ध्यान रखनी है कि जिनमें सैंड ज्यादा पाई जाती है, जिन सॉइल्स में आपको सैंड के कण ज्यादा देखने को मिलता है, उस क्लास को हम सैंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंडी क्लास बोलते हैं। ठीक है, दूसरी जो आपकी क्लास रहती है जिसमें आपको तीनों कण देखने को मिलते हैं, मुख्य रूप से सैंड भी देखने को मिलती है, सिल्ट भी देखने को मिलती है और साथ में उसमें क्ले के पार्टिकल्स भी होते हैं। ये तीनों पार्टिकल्स जिसमें अवेलेबल होंगे उस सॉइल को हम बोलते हैं लॉम। क्या बोलते हैं, लॉम, और इसी से बनती है लोमी सॉइल। ठीक है, यानी कि लोम क्लास भी बोल सकते हैं या लोमी क्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है जिसमें क्ले ज्यादा है, जिसमें क्ले ज्यादा है उसको क्ले हम टेक्सचर क्लास बोलते हैं या क्ले सॉइल भी बोल सकते हैं। ये मुख्य इंपॉर्टेंट 3 क्लासेज होती है। अब इनको आगे फिर फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया है, लेकिन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो मुख्य रूप से इन्हीं को ध्यान रखना। लेकिन कहीं पे आपको दिख सकता है, जैसे आपको दिख सकता है क्लेई सैंडी। क्या दिख सकता है, क्लेई सैंडी। इसका मतलब है उसमें सैंड, जो मुख्य क्लास है वो तो सैंड है, उससे पहले जो लगे हुए शब्द हैं उनकी मात्रा दूसरे स्थान पे आ रही है। कहने का मतलब सैंड सबसे ज्यादा है, उसके बाद में उसमें क्ले के कण है, सिल्ट के सबसे कम है, ये बात बताती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको देखने को मिल सकता है जैसे सैंडी लोमी। ठीक है, सैंडी लोमी, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों के कण अवेलेबल है लेकिन कुछ मात्रा में सैंड के कण जो है वो ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब क्लासेज सब क्लासेज के रूप में आपको मिलती है, सब टेक्सचर क्लासेज मिलती है, तो उनमें ये चीजें इस प्रकार से बताती है कि ये तो तीनों कणों की उपस्थिति को बताता है और साथ में जो सैंडी कण है वो ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें तीनों कणों में से ज्यादा मात्रा में कौन है, सैंडी है, इसलिए ये सैंडी लोमी सॉइल है। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से इनको आगे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि सॉइल टेक्सचर के आधार पर ही हम जो सॉइल्स होती है उनको फर्दर 2 क्लासेज में बांटते हैं। एक लाइट टेक्सचर सॉइल होती है, एक हेवी टेक्सचर सॉइल होती है, जिसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कभी भी हम सॉइल का जो टेक्सचर है उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हम सॉइल के स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, हम सॉइल की प्लास्टिसिटी, कंसिस्टेंसी,
इनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम सॉइल के टेक्सचर को चेंज नहीं कर सकते। टेक्सचर नेचुरली ही बनता है, यानी कि नेचुरली ही आपको देखने को मिलता है, और उसको कभी भी आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जो टेक्सचर आपके जो मिट्टी में अवेलेबल है, जो टेक्सचर है वही रहने वाला है आगे तक, वो चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो एक लंबा समय लगेगा, उसमें करोड़ों साल लग जाएंगे, तब जाकर वो क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होगा, जो एक जियोग्राफिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, इसका मतलब है हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, टेक्सचर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा टेक्सचर आपकी वहां के जियोग्राफिकल एरिया में है वैसा ही टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा ऐसा नहीं होगा कि आपके खेत में क्लेई मिट्टी है, यानी कि क्ले की मात्रा ज्यादा है, और पड़ोसी के खेत में आपको सैंडी सॉइल देखने को मिल रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, एक लंबे जियोग्राफिकल एरिया में एक प्रकार की समान मिट्टी देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत जो परिवर्तन है वो किसके साथ में देखने को मिलता है, एरिया के साथ में। जैसे जैसे एरिया बढ़ता है आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पड़ोसी के खेत में क्ले और आपके खेत में सैंडी सॉइल देखने को मिलेगी। इतना परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें, थोड़ा बहुत परिवर्तन किस हिसाब से, मान लो आपका जो खेत है वो ऊंचाई पे है, यानी कि ऊंचे एरिया पे, जो जियोग्राफिकल एरिया है वो ऊंचाई पे है, और जो आपके पड़ोसी का खेत है वो मान लो थोड़ा नीचा गहराई में है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ऊपर वाला जो खेत है उसमें सैंडी सॉइल ज्यादा हो सकती है, और नीचे वाला जो गहराई में है उसमें आपको क्लेई सॉइल ज्यादा देखने को मिल सकती है। ये डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन एक जियोग्राफिकल एरिया में लगभग जो मिट्टी होती है वो सेम ही होती है, और उसको किसान खुद चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब जितने भी जो आपके टेक्सचर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है वो भी क्या नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे टेक्सचर डिपेंड करता है कि टेक्सचर के आधार पर हम मिट्टी को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक हम ये कहते हैं कि टेक्सचर के आधार पर जो सॉइल होती है वो कितने भागों में बटी होती है, दो भागों में। एक होती है लाइट टेक्सचर सॉइल, लाइट सॉइल भी बोल सकते हैं डायरेक्ट, और एक होती है हेवी सॉइल। अब ये दोनों चीजें ना वेट के आधार पे नहीं है, क्योंकि जब हम इन सब दो को पढ़ते हैं, लाइट और हेवी, तो इसका मतलब हम वेट से अनुमान लगाने लग जाते हैं कि वेट से संबंधित चीजें होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है सीधा सीधा कि जो लाइट सॉइल है, लाइट सॉइल है, इसका मतलब है कि इस सॉइल का जब हम मान लो हेरोइंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, टिलेज करते हैं, तब इसमें पावर की कम जरूरत पड़ती है। क्या होता है, लाइट सॉइल में आपको पावर, पावर का मतलब ये होगा जो आपका ट्रैक्टर है उसको कम लोड लेना पड़ेगा, पावर उसको कम चाहिए होगी, और आसानी से क्या हो जाएगा, टिलेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको अधिक पावर की जरूरत पड़ेगी, जो पावर है वो क्या होगी, टिलेज में अधिक पावर लगने वाली है, और यहाँ पर कम पावर लगेगी, क्योंकि जो हेवी सॉइल्स होती है वो इस प्रकार की सॉइल होती है जिनमें क्ले की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की मिट्टियों में क्ले की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इनका चिपकने का गुण ज्यादा होता है, तो ये क्या हो जाती है, सूखने पर बहुत ज्यादा चिपक जाती है, और चिपकी हुई सॉइल को जब हम ट्रैक्टर से अलग करते हैं, उसको वापस से तोड़ते हैं, तो उसमें ज्यादा जो है हमें क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, वो चीज देखने को मिलती है। लाइट सॉइल में ऐसा नहीं होता है, चिपकने का गुण कम होता है, इसलिए वो आसानी से अलग हो जाती है और आसानी से कल्टीवेशन देखने को मिलता है। ये चीजें आपको किसके आधार पर ध्यान रखनी है, सॉइल टेक्सचर के आधार पर हम सॉइल को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये चीजें होती है। अब इसके अलावा सॉइल टेक्सचर को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें हम, तो मुख्य रूप से तो सॉइल टेक्सचर वैसे तो जो है अनचेंज चीज है, चेंज नहीं होती है, लेकिन इसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये कुछ चीजें बढ़ जाती है, घट जाती है, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सॉइल टेक्सचर की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टीज किस प्रकार से प्रभावित होती है। जो सैंडी सॉइल्स होती है उनमें आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम देखने को मिलती है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है कि जो सैंडी सॉइल्स होती है उनमें आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम देखने को मिलती है, यानी कि इस प्रकार की मिट्टी में यदि आप सिंचाई करते हो तो जल्दी से दोबारा से आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है इस मिट्टी की वो क्या है, कम है। तो होल्ड नहीं हो पाता है तो पानी ड्रेन हो जाता है, गहराई में चला जाता है, और फिर दोबारा से जो पौधे को है पानी की जरूरत पड़ती है, मिट्टी सूख जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें आपको सैंडी सॉइल में देखने को मिलेगी। क्लेई सॉइल में आपको ये चीज कम देखने को मिलेगी।
क्ले सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है। एक तो मुख्य अंतर ये होता है, आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो लोमी सॉइल होती है वो आइडल सॉइल होती है, किसके लिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या होती है, आइडल सॉइल होती है। यानी कि ना तो उसमें आपको ज्यादा होल्डिंग देखने को मिलेगी और ना ही ड्रेनेज देखने को मिलेगा, दोनों चीजें फिक्स रहेगी, आधी आधी रहेगी। इस प्रकार से वो आइडल सॉइल है किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और मुख्य जो चीजें देखने को मिलती है, इस जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है वो आपको क्ले सॉइल में ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इनमें क्या है, क्ले के कण है और क्ले के कणों के ऊपर क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं वो आकर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो पौधों को आसानी से उपलब्ध होते हैं। ऐसा सैंडी सॉइल के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें भी देखने को मिलती है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट और ये सारी चीजें तो आसानी से क्या होती है, क्ले सॉइल के लिए ज्यादा ठीक होती है, या हम ये कहते हैं लोमी सॉइल सबसे बेस्ट होती है इसमें। क्योंकि क्ले सॉइल में भी क्या होता है, कभी कभी ड्रेनेज की समस्या देखने को मिलती है, जो पानी है वो लंबे समय तक इकट्ठा रहता है और इकट्ठा रहने की वजह से फसलें खराब हो जाती है। जब ज्यादा बरसात हो जाती है तो पानी निकलता नहीं है, तो इसके वजह से क्ले सॉइल में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं जो अपनी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है उससे। हमारा जो मेन टॉपिक है वो कौन सा रहने वाला है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है। यानी कि सॉइल का जितनी भी फिजिकल चीजें हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक में हम बात किस किस चीज की करने वाले हैं, एक तो सॉइल की जो टेक्सचर है उसकी, इसके अलावा सॉइल स्ट्रक्चर की, डेंसिटी की, पोरोसिटी, विस्कोसिटी, कलर, टेम्परेचर, इसके अलावा कंसिस्टेंसी, प्लास्टिसिटी, इन सभी चीजों की हम क्या करने वाले हैं, इसी टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक बातें दे रखी है कि जो सॉइल मिक्सचर होता है, सॉइल मुख्य रूप से एक मिक्सर है और इसमें इनऑर्गेनिक पार्टिकल, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, एयर, वाटर सब पाई जाते हैं, सारी चीजें, चारों चीजें पाई जाती है, जिनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो बेसिक बातें हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉइल सेपरेट्स। सॉइल सेपरेट्स क्या है, यानी कि एक तरह के प्राइमरी पार्टिकल्स ही होते हैं, ठीक है। इनमें मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे ग्रेवल, जिनको हम 2 mm से ऊपर वाले कण बोल रहे थे, ठीक है। इनको सैंड के कण नहीं माने जाते हैं, मुख्य रूप से ये सॉइल नहीं होती है, ठीक है। यहाँ से सॉइल स्टार्ट होती है। सैंड, सिल्ट और क्ले, 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं किसमें, सॉइल सेपरेट्स के रूप में। इसके बाद में हम कहते हैं सॉइल सेपरेट्स को हम अगेन कुछ भागों में बांटेंगे, जिनमें इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के हिसाब से और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हिसाब से भी हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका के हिसाब से, जो यूएस का डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से बात करें तो इन्होंने और जो चीजें हैं उनको और बांट रखा है। जैसे कले को इन्होंने कहा है कि ये तो कले तो सेम ही है, इनका और ISSS का जो कले है वो कले के कण तो सेम ही है। अब ये क्या कर रहे हैं, दुगना करते जा रहे हैं इसको, ठीक है। इसका लगभग दुगना 0.05 होता है, ठीक है। तो ये सिल्ट का हो गया। फिर वेरी फाइन सैंड का इनका भी दुगना कर दिया इन्होंने, 5 का इन्होंने 10 कर दिया, 10 का यहाँ 25 कर दिया, 25 का यहाँ 50 कर दिया, यानी कि लगभग डबल करते जा रहे हैं। कणों की साइज है वो लगभग क्या करते जा रहे हैं, डबल करते जा रहे हैं। यहाँ पर 50 से इन्होंने एक mm कर दिया, 1 mm से 2 mm तक के कणों को इन्होंने क्या बोल दिया, वेरी कोर्सर सैंड बोल दिया। तो इस प्रकार से ये है जो यूएस डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से बांटा गया है। आपको एक बार पढ़ना है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है जिसकी हमने पहले भी बात की है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ISSS के अनुसार यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, और जब जो कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं वहां पर यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर, ठीक है। सॉइल क्लास पार्टिकल्स की बात करें तो कले देखने को मिलेगा आपको, वही जो कले अभी हम बात कर रहे थे वहां पर, चाहे अमेरिका के हिसाब से बात करो चाहे यहाँ बात करो, कले आपको सेम ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा सिल्ट है वो 0.02 mm से लेकर 0.02 mm तक है। फाइन सैंड की बात करें तो 0.02 mm से लेकर 0.2 mm तक है, और कोर्सर सैंड की बात करें तो 0.2 से लेकर 2 mm तक आपको क्या देखने को मिलेगी, डायमीटर में देखने को मिलेंगे, कौन, पार्टिकल्स के डायमीटर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं सॉइल टेक्सचर होता क्या है, ठीक है, क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, सॉइल टेक्सचर है क्या। सॉइल टेक्सचर को समझने से पहले पार्टिकल्स को समझना जरूरी था, जिनका हमने डिस्कशन किया है। सॉइल मिनरल्स पार्टिकल आर डिफरेंट साइज, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं, हम जानते हैं ये चीज तो, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ से देखो परिभाषा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, द रिलेटिव रेशियो ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सॉइल ग्रुप इन सॉइल इज कॉल्ड एज ए सॉइल टेक्सचर। या तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव रेशियो, जो पार्टिकल्स का रिलेटिव रेशियो है वो सॉइल टेक्सचर होता है, या हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव जो प्रोपोर्शन है, जो भाग है उनका, जो एक तरह का परसेंटेज भाग है, वही क्या होता है, सॉइल टेक्सचर होता है। तो दोनों चीजों में एक कोई सी भी आप बोल सकते हो, कोई सी भी परिभाषा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये परिभाषा के तौर पे सॉइल टेक्सचर हो जाएगा। इसके बाद में समझने के लिए हमने कह दिया था कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो कण है वो पाए जाते हैं, सैंड के होते हैं, सिल्ट के होते हैं और क्ले के कण होते हैं। ठीक है, तीनों कणों का यदि हम परसेंटेज लिख दें, जैसे इसका 50% हो गया, इसका 30% हो गया और 20% आपको क्या देखने को मिला, क्ले। तो इस प्रकार की जो इस प्रकार का जो टेक्सचर होगा उसको हम सैंडी टेक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैंडी टेक्सचर। और इस सॉइल को हम सैंडी सॉइल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेक्सचर के आधार पर इस सॉइल को हम क्या बोल रहे हैं, सैंडी सॉइल बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का टेक्सचर हो गया जो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करते हैं इनका इंपोर्टेंस क्या है, यानी कि या तो हम सॉइल टेक्सचर बोल सकते हैं या ग्रेनुलर जो ग्रेनुअल्स है, अपने जो दाने हैं, मुख्य रूप से मिट्टी में जो दाने पाए जा रहे हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, वो अलग अलग है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो टेक्सचर का इंपॉर्टेंस में हमने मुख्य रूप से बात की थी, एक तो लाइट सॉइल। ठीक है, अब लाइट सॉइल इज नॉट कंसिडर्ड गुड इन टर्म ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर के रूप में लाइट सॉइल को हम अच्छी नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, दो चीजें थी मुख्य रूप से मैंने बताई थी कि आपको यदि जो लाइट टेक्सचर सॉइल होती है उनमें दाने आपको मोटे वाले देखने को मिलेंगे, क्या होंगे, बड़े कण। सैंडी जो सॉइल होती है उसी को लाइट टेक्सचर कहते हैं। इनमें आपको कल्टीवेशन तो आसानी से देखने को मिलेगा, इजी वे में कल्टीवेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी कम देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, एरेशन अधिक होता है। एरेशन का मतलब हवा का जो गमन है वो ज्यादा देखने को मिलता है, हवा जल्दी से कणों के बीच में से निकल जाती है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका डिकम्पोजिशन जल्दी होता है और ऑर्गेनिक मैटर दानों के बीच में रह नहीं पाता है। जो पार्टिकल्स है उनके बीच में आपको ऑर्गेनिक मैटर नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि इस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की भी क्या होती है, कमी होती है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस प्रकार की कमियां होने की वजह से हमारी जो लाइट टेक्सचर सॉइल होती है वो क्या नहीं होती है, आइडल नहीं है, किसके रूप में, एग्रीकल्चर के रूप में। ठीक है, बट इफ टेक्सचर इज इंप्रूव बाय मिक्सिंग अदर टाइप ऑफ सॉइल then this soil become suitable for agriculture। अब उसमें हम मिक्सर करें दूसरे प्रकार के सॉइल्स का तो काफी खर्चा भी आ जाता है, तो पॉसिबल नहीं है इस प्रकार की चीजें की जाना। ठीक है, इसके बाद में when the soil texture is good the number of pores in it high due to which moisture is present in large quantity in soil and aeration is also maintained इन प्रॉपर अमाउंट। ठीक है, जब दोबारा से सोइल का जो टेक्सचर होता है वो सुधरता है, मुख्य रूप से हम लोमी सोइल की बात कर रहे हैं। जब मान लो कोई लोमी सोइल होती है तो उसमें आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी देखने को मिलेगी, एरेशन भी ठीक ठाक रहेगा, जो आपका डिकम्पोजिशन मटेरियल है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो भी देखने को मिलेगा। तो सभी चीजों में सुटेबल कौन सी होती है, लोमी सोइल होती है, यही चीज आपको यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा सोइल टेक्सचर इज ए सिंबल ऑफ वैल्यू ऑफ लैंड, लैंड की वैल्यू को भी डिफाइन करता है। ठीक है, कौन सी जो लैंड है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसका टेक्सचर कैसा है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन एंड सोइल मैनेजमेंट आर आल्सो डिटरमाइंड बाय सोइल ग्रेनुलरिटी, यानी कि मुख्य रूप से टेक्सचर से ही ये चीजें डिफाइन होती है। एक लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किस प्रकार के क्लासिफिकेशन में सुटेबल रहेगी, कौन सी फसलों के लिए ये मिट्टी सुटेबल है, किस प्रकार की फसलें इसमें होती है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है उस लैंड की वैल्यू पर। ठीक है, और उस जो लैंड है उसका मुख्य रूप से जो हम कहते हैं कि जो वहां का टेक्सचर है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा हम ये कहते हैं इफ द सोइल इज पुअरली ग्रेनुलर it is not able to absorb the sun heat well but the soil with proper granularity यानी कि टेक्सचर के साथ होती है has the power to absorb the sun heat as per it requirement। ठीक है, जो सन की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करने में भी जो टेक्सचर है उसका अहम योगदान होता है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है।
बेनिफिशियल बैक्टीरिया वर्क वेल इन सॉइल विद प्रॉपर ग्रेनुलिटी बट देयर एक्टिविटी रिड्यूस इन सॉइल विद पुअर ग्रेनुलिटी। यानी कि इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर जो ग्रेनुलिटी शब्द है इसको आप ध्यान रखो टेक्सचर से। किससे ध्यान रखोगे? टेक्सचर से रिप्लेस करके पढ़ना, तब ठीक समझ में आएगा। क्योंकि टेक्सचर जहां पर वेल अच्छा टेक्सचर होता है, यानी कि जिस मिट्टी में आपको एरेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, तो वहां पर जो इनकी बैक्टीरियाज की जो एक्टिविटी होती है वो भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो मिट्टी होती है वो हेल्दी होती है, अच्छी मानी जाती है पौधों के लिए। ठीक है। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं जहां पर एरेशन कम होता है वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो बैक्टीरियाज हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। ये चीजें देखने को मिलती है। टिलेज मशीन वर्क इजिली इन सॉइल विथ प्रॉपर टेक्सचर वेयर इट इज डिफिकल्ट टू वर्क इन सॉइल विथ पुअर टेक्सचर। जो पुअर टेक्सचर होता है उसके साथ में हमें वर्क करने में, जो हमारी टिलेज ऑपरेशन है वो करने में डिफिकल्टी होती है। और जो प्रॉपर अच्छा, जो हम लोम बोलते हैं, जिसको लोमी सॉइल बोलते हैं, वो एक अच्छा टेक्सचर है, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, हमें इजीली कल्टीवेशन देखने को मिलता है, टिलेज देखने को मिलती है। तो ये चीजें भी हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हैं जो आपको सॉइल टेक्सचर में मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। टेक्सचर की 3 क्लासेज इसमें नहीं दे रखी है, वो आप अलग से लिख लेना। क्या लिखोगे? जो सॉइल की टेक्सचर क्लास होती है, सॉइल टेक्सचर क्लासेज, ठीक है, इनमें आप मुख्य रूप से क्या लिखोगे? एक तो लिखोगे कि सैंडी क्लास होती है, जो हमने पहले भी बात की है, इसमें सैंड की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरी जो हमारी होती है लोमी होती है, लोमी सॉइल होती है। लोमी में आपको तीनों चीजें सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों के कण देखने को मिलेंगे, और ये एक आइडियल सॉइल है किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। इसके बाद में हम तीसरी जो अपनी क्लास है उसकी बात करते हैं क्लेई सॉइल। और क्लेई सॉइल में आपको क्ले की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। और ये टेक्सचर के आधार पर एक हेवी सॉइल होती है, जिसके वजह से यहाँ पर कल्टीवेशन भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट होते हुए नजर आता है। तो कुछ फसलों के लिए ये ठीक होती है, जैसे कपास के लिए, इनके लिए ठीक मानी जाती है, कॉटन के लिए। लेकिन कुछ जो फसलें होती है जैसे मेज हुआ, जो अपना हम बोलते हैं ग्राउंडनट हुआ, इनके लिए ये मिट्टी कभी भी सुटेबल नहीं होती है, अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है। तो कले की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इनमें चिपकने का गुण ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिलती है। ये तीनों टेक्सचर में ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो टेक्सचर क्लासेज भी आपको लिखनी है अलग से। ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें सॉइल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये टेक्सचर था जिसको हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम किसकी बात करेंगे? सॉइल स्ट्रक्चर की। तब तक के लिए धन्यवाद।